जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। ये बच्चों विलियन का 5वां लेक्चर होने जा रहा है ना। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोग को बताया था। मैंने बताया था विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, जिसमें मैंने आप लोग को पहला बताया था विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप, तीसरा दाब, चौथा हेनरी नियतांक। क्या सही है? तो बच्चों, ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस यहाँ से नीट और जेईई में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं ये लेक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आप लोग को राउल्ट के नियम पढ़ाऊंगा, है ना बच्चों। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग ये है बच्चों, आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, मतलब जो पीने वाले ड्रिंक्स होते हैं, अब एथिल अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूं, है ना बच्चों, लाइक थम्स अप, माजा, है ना, सेवन अप, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब आप ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है। ठीक है, जैसे ही आप ढक्कन उठाते हैं गैस तुरंत भागना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब बच्चों, क्या उस ढक्कन के अंदर गैस को कैद किया जाता है? जी हाँ बच्चों, क्या किया जाता है कि हेनरी का नियम यह कहता है कि किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस भरी जाती है, और वो CO2 गैस उच्च दाब और निम्न ताप पे भरी जाती है, क्योंकि बच्चों उच्च दाब और निम्न ताप पर किसी गैस की विलेयता ज्यादा होती है। तो ढक्कन को जैसे ही आप उठाते हैं ना, तुरंत दाब कम हो जाता है, और जैसे दाब कम हुआ तुरंत गैस भागना शुरू कर देता है। क्लियर है? क्योंकि विलेयता क्या होने लगती, घटने लगती है। जैसे दाब कम हुआ तुरंत विलेयता घटने लगती है और गैस भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था पहला अनुप्रयोग, मतलब किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, किसी भी सोडा पेय के अंदर CO2 गैस उच्च दाब पे भरी जाती है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा होगा कि जब भी कोई गोताखोर देखते हैं आप समुद्र में, कभी ना कभी आप डिस्कवरी चैनल या किसी और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब कोई गोताखोर कूदते हैं समुद्र के अंदर, है ना, तो बच्चों वो अपने पीछे सिलेंडर लिए रहते हैं। देखा है कि नहीं आपने? दिखा है। तो एक बच्चा बोला सर मान लीजिए सिलेंडर ना लेकर कूदे तब क्या होगा? तो देखिएगा बच्चों क्या होता है और क्यों सिलेंडर लेकर जाएंगे, ये सारी चीजें अपन लोग समझ लेते हैं। तो जो गोताखोर होते बच्चों, जिसे अपन लोग स्क्यूबा ड्राइवर भी बोलते हैं, समुद्र के गहराइयों में जैसे ही अगर वो बिना सिलेंडर के जाते हैं तो समुद्र की गहराइयों में जाएंगे। आपको पता है गहराई में जाने पे दाब क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा, और जैसे ही दाब बढ़ेगा वो श्वसन के द्वारा जो भी गैस लेगा, श्वसन में आप ये मत सोचिएगा कि 100% ऑक्सीजन रहता नहीं बच्चों, उसमें नाइट्रोजन और सारी गैसें रहती हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति या गोताखोर समुद्र की गहराई में वो श्वसन क्रिया को करेगा, ठीक है, आपको पता वहां पे दाब क्या है? ज्यादा। तो जैसे ही अंदर गैस गई, वो गैस का होगा उसके ब्लड में ज्यादा घुल जाएगी। आपको पता है क्योंकि उच्च दाब पे विलेयता ज्यादा, तो गैस की घुलनशीलता या विलेयता क्या हो जाएगी? समुद्र की गहराइयों में ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां गैस बढ़िया से घुल जाएंगे। अब भाई साहब वहां से कभी ना कभी तो ऊपर आएंगे, तो भाई साहब जब ऊपर आएंगे ना, तो वो क्या होगा? ऊपर आने पे धीरे धीरे दाब क्या होने लगेगा बच्चों? घटने लगेगा। और जैसे दाब घटेगा ना, तुरंत विलेयता क्या होने लगी? कम होने लगी। और जैसे विलेयता कम होगा वो गैस तो भागेगा। अब जैसे ही ऊपर भाई साहब आएंगे तुरंत वही गैस भागना शुरू कर देगी। और बच्चों उसमें गैस होती है नाइट्रोजन गैस। श्वसन के द्वारा जब वो आदमी गैस लिया था तो उसमें नाइट्रोजन गैस भी गई थी। तो बच्चों जब वो नाइट्रोजन गैस निकलती है ना, तो क्या करती है? आपने सुना होगा केशिकाएं, केशिकाएं जो सबसे महीन वाहिनियां होती बच्चों, तो उस वाहिनियों को नाइट्रोजन गैस क्या कर देता? ब्लॉक कर देता है, छोटी छोटी वाहिनियों को, उनके छिद्रों को भट देता है, जिसकी वजह से आदमी को या गोताखोर को अचानक पीड़ा होगा और एक बीमारी उत्पन्न कर देगा, जिसे अपन लोग बोलते हैं बेंड। ठीक है, और ये बच्चों बहुत ही दर्दनाक होता है, और कभी कभी तो इससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जो भी
गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाते हैं बच्चों, तो वो तनु की गई हीलियम टैंक को लेकर जाते हैं। उसमें हीलियम गैस रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, उसमें ऑक्सीजन गैस रहता है ना बच्चों। तो लगभग 11.7% हीलियम गैस रहता है ना। 54 या 55% के आसपास उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। 32 से 33% के आसपास बच्चों उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। जिससे अब उसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस नहीं है, उसमें हीलियम भी है। तो हीलियम क्या करता है, नाइट्रोजन को तनु कर देता है बच्चों, जिससे वो आसानी से निकल जाता है, फिर वहां पे कोई बेंड डिजीज उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ये था दूसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग क्या है बच्चों, आप लोग कभी ना कभी पहाड़ों पे गए होंगे, गए हैं ना। तो जब आप लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे जैसे ऊंचाइयों पे बढ़ते जाते हैं आपके सांस फूलने लगते हैं, मतलब सांस लेने में आपको कठिनाई होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे को अस्थमा हो गया है, ऐसा फील होता है ना। ऐसी कुछ बात नहीं है बच्चों, आप फिर से नीचे आएंगे तो फिर से आपकी कंडीशन सही हो जाएगी। तो सर अच्छा ये बताइए, जब पहाड़ पे जाते हैं तो क्या हो जाता है जिससे सांस फूलने लगता है ना मजेदार बात। बिल्कुल बच्चों, तो चलिए उसी बात को अपन लोग समझ लेते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग ऊंचे जाते हैं तो सांस फूलने लगता है। देखिएगा बच्चों, ऊंचाइयों पे क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने लगता है। आंशिक दाब क्या होता है, मतलब दाब जो होता है ऑक्सीजन गैस का वो घटने लगता है। मतलब वहां पे ऊपर ऊंचाइयों पे दाब क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब जैसे दाब कम होगा तो आपको पता है कि किसी भी गैस की जो घुलनशीलता होती है वो क्या होती है, दाब के समानुपाती। अब पहाड़ पे या ऊंचाइयों पे दाब कम है तो क्या गैस ज्यादा घुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं घुलेगा यार। तब जब ज्यादा गैस, ऑक्सीजन गैस अपने ब्लड में, अपने खून में घुलबे नहीं करेगा तो बताओ यार, बॉडी को जितने ऑक्सीजन की सप्लाई की, जितने ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या उतना सप्लाई होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा यार। तो क्या होगा सर, तब क्या करना पड़ेगा, तो अपने को उतना ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जल्दी जल्दी ऑक्सीजन, जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा ना यार। तो इसीलिए ऊंचाइयों पे जाने पर बच्चों अपने को जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, यही कारण है। सर हाँ सर, जो ऊंचाइयों पर रहते हैं तो क्या हमेशा उनका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है क्या, नहीं बच्चों। या तो आप क्या करिए, आप वहां पे अपना घर बसा लीजिए, वहीं किसी से शादी कर लीजिए, वहीं रुक जाइए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ दिन तक आप सांस जल्दी जल्दी लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद टाइम ऐसा आएगा ना कि आपका भी जो ब्रीथिंग रेट है, जो श्वसन की दर है बच्चों, वो भी वहां के लोगों के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सर क्या हो गया अपने अंदर, अपने अंदर क्या हो गया बच्चों, हीमोग्लोबिन ज्यादा विकसित हो गया, है ना। आपने पढ़ा होगा लैमार्कवाद और डार्विनवाद का नियम। लैमार्कवाद यही तो बोलता है बच्चों कि अगर कोई भी प्रजाति वातावरण के नियमों, वातावरण के अनुसार नहीं ढलता तो वो प्रजाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो अगर आप नहीं ढलेंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे व्यक्ति रहते बच्चों, उनके चेहरे लाल लाल रहते हैं, नहीं देखा है आपने, देखा होगा जब नेपाली आपके यहाँ आते हैं, या नेपाल पे रहने वाले व्यक्ति, या चाइना के ऊंचाइयों पे रहने वाले व्यक्ति, या इंडिया के ऊंचाइयों पे रहने वाले व्यक्ति, उनके चेहरे लाल होते बच्चों। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि बच्चों उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा है, और हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो उनके चेहरा क्या होगा, उनकी चेहरा नहीं, उनकी पूरी बॉडी ही लाल दिखाई पड़ती है। क्लियर है। तो ये था बच्चों हेनरी के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। तो अब बच्चों मैं आपको हेनरी के नियम पर आधारित कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस और नीट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा बच्चों तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी नियतांक का मान दिया है 4 × 10⁴ एटीएम, है ना, तथा वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 0.4 एटीएम है। तो आपको निकालना है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की सांद्रता निकालना है, मतलब मोल प्रति लीटर में उसका क्या निकालना है, सांद्रता, मोलरता निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आपको सिर्फ एक के सूत्र ही पता यार, हेनरी नियतांक पे आधारित है ना, एक ही सूत्र पता है, कौन सा सर, आंशिक दाब बराबर हेनरी नियतांक गुणे गैस का मोल प्रभाज, यही एक ही तो सूत्र पता बच्चों। हाँ सर। अब बताइए प्रश्न में दिया क्या बच्चों, दिया है आपको, दिया है क्या, दिया है आंशिक दाब बराबर कितना दिया है,
0.4 ATM। ओके सर। और क्या दिया बच्चों, KH हेनरी नियतांक का मान कितना दिया, 4 × 10⁴ ATM। ठीक है सर। तो ये दिया है और ये दिया है, गैस का मोल प्रभाज निकालिए। और कुछ क्या निकालेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, तो आप लोग निकालिए गैस का मोल प्रभाज। गैस का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा बच्चों, आंशिक दाब बटे हेनरी नियतांक। आंशिक दाब कितना दिया बच्चों, कितना दिया है, कितना दिया है, 0.4 ATM। हेनरी नियतांक का मान कितना बच्चों, 4 × 10⁴ है ना। डेसिमल हटाइए, नीचे एक जीरो लगाइए, कितना हो जाएगा 10⁵5। तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 और 4 से 4 कैंसिल। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा 1 × 10⁻5। एटीएम से एटीएम कैंसिल, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। सर अब क्या निकाले, आपको हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गैस का मोल प्रभाज निकला है, मतलब ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज निकला बच्चों। मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों, मोल प्रभाज जिसका भी मोल प्रभाज दिया है उसका मोल बटे कुल मोल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस का मोल, हाँ सर, बटे ऑक्सीजन गैस का मोल प्लस किसमें मिलाया गया, पानी है, मिलाया क्या है, पानी। तो पानी का मोल बराबर कितना बच्चों, 1 × 10⁻5 है ना। आपको पता है बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अक्रिय गैस, ये सब जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं यार। मान लीजिए 10 मोल है और 0.111 कितना मोल है, तो क्या उसमें 10 में जोड़ेंगे, अरे आप बोल दीजिएगा नगण्य है, 10 की तुलना में बहुत कम है, इसलिए 10 में जोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है। तो बच्चों चूंकि आपको पता है ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन की जल में विलेयता बहुत कम होती है, मतलब जल के तुलना में, जल के मोल की तुलना में ऑक्सीजन का मोल बहुत कम है ना। इसलिए जब ऑक्सीजन का मोल कम है तो इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का मोल बटे जल का मोल बराबर 1 × 10⁻5। ठीक है सर। अब आगे क्या करें बच्चों, अगर आप इसमें 1 लीटर में पानी का मोल रखेंगे तो 1 लीटर में ऑक्सीजन का मोल पता चल जाएगा। पानी कितना ले लीजिए, 1 लीटर। 1 लीटर में, क्योंकि आपको मोल प्रति लीटर में पूछा, मतलब 1 लीटर में कितना मोल है वही आपको पूछा गया है। ऑक्सीजन 1 लीटर पानी में कितना घुला है, तो आप 1 लीटर पानी रख लीजिए। 1 लीटर में अगर पानी का मोल रखेंगे तो 1 लीटर में ऑक्सीजन का मोल आ जाएगा। हाँ सर। तो 1 लीटर में पानी का मोल पता है, कैसे निकाल दे सर, मोल बराबर आपको पता होगा बच्चों, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। हाँ ये तो पता है। पानी द्रव है बच्चों, गैसों के लिए मोल का फॉर्मूला होता है आयतन बटे 22.4। वो वाला सूत्र मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब कौन सा सूत्र लगाएं बच्चों, द्रव्यमान बटे अणुभार। ठीक है। आपको पता पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम प्रति ml है ना। तो 1 लीटर, आयतन कितना दिया, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना निकल जाएगा, घनत्व 1, आयतन 1000 ml। तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा बच्चों, घनत्व कितना, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। द्रव्यमान निकालना है, आयतन कितना, 1 लीटर मतलब 1000 ml। ml से ml कैंसिल है ना बच्चों। तो द्रव्यमान कितना आया, 1000 ग्राम। कितना आया, 1000 ग्राम। तो अब आपको पता है 1 लीटर मतलब पानी का 1 लीटर तौलेंगे तो 1000 ग्राम आएगा। 1 लीटर और 1 किलोग्राम पानी बराबर होता है। ठीक है। तो देखिएगा अब द्रव्यमान पता चल गया बच्चों, 1000 बटे 18 करेंगे, अणुभार पानी का 18, तो कितना आएगा 55.5 मोल। 55.5 मोल। तो 1 लीटर में पानी के कितने मोल होते हैं, याद रखिएगा बच्चों, हमेशा हमेशा के लिए 55.5 मोल। ठीक है सर, कभी भूलेंगे नहीं। तो बताइए बच्चों, हो गया सॉल्व। हाँ सर। ऑक्सीजन का मोल बटे 1 लीटर में पानी के कितने मोल, 55.5 बराबर 10⁻⁻5। तो बताओ बच्चों, ऑक्सीजन का मोल आ गया क्या, हाँ सर। कितना आया, ऑक्सीजन का मोल बराबर कितना है बच्चों, 55.5 × 10⁻⁻5।
कितने में मोल आया, कितने आयतन में, 1 लीटर में ऑक्सीजन का मोल, यही तो सांद्रता हो गया ना यार। तो इसे आप लोग मोल बोलिए या मोलरता बोल दीजिए, क्योंकि 1 लीटर में जो मोल होता है वही मोलरता होता है। तो मोलरता बोल दीजिए बच्चों, या सांद्रता बोल दीजिए, यही आंसर आ गया। क्या बहुत टफ लगा? नहीं सर, बहुत सरल लगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है कि कमरे के ताप मतलब 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी नियतांक का मान 2 × 10⁸ पास्कल है। ठीक है, फिर इसके बाद आधा लीटर आपने कोल्ड ड्रिंक लिया है, उसमें वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो बंद है 2 ATM दाब पर। ठीक है, तो पूछा गया उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 कितना घुला गया, कितना ग्राम घुली है CO2 की मात्रा, है ना। तो उसमें आपको CO2 की मात्रा निकालना बच्चों, CO2 का द्रव्यमान निकालना है। क्लियर है? तो बच्चों ये प्रश्न एनसीईआरटी का है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी जस्ट जो पहला वाला क्वेश्चन नहीं था, एकदम वैसे ही है ये भी प्रश्न। ठीक है, तो आपको पता बच्चों क्या क्या दिया है, हेनरी नियतांक दिया है बच्चों, क्या दिया है, क्या KH का मान, हेनरी नियतांक का मान कितना, 2 × 10⁸ पास्कल। ओके, ठीक है, और क्या दिया है, दाब दिया है, किसका, CO2 गैस, मतलब वहां पे जो दाब है बच्चों वो कितना दिया है, आंशिक दाब कितना है, 2 ATM। बच्चों इस ATM को पास्कल में बदल लीजिए, तो 2 × 10⁵ पास्कल, क्योंकि बच्चों 1 ATM बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो ATM को पास्कल में बदलने के लिए 10⁵ से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है सर, गुणा कर दिया। अब आपको बच्चों क्या निकालना है, CO2 की मात्रा निकालना है ना। तो सबसे पहले पॉइंट, आपको हेनरी का तो एक ही सूत्र पता है। हाँ सर पता तो है, एक ही सूत्र। कौन सा सूत्र, आंशिक दाब बराबर हेनरी नियतांक गुणे गैस का मोल प्रभाज। अब की गैस CO2 है बच्चों, आंशिक दाब गैस का मोल प्रभाज बराबर का होगा, आंशिक दाब बटे हेनरी नियतांक। आंशिक दाब कितना, 2 ATM, पास्कल में बदलना है तो 2 × 10⁵ पास्कल बटे 2 × 10⁸ पास्कल। 2 से 2 कैंसिल, 10⁸ ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ गैस का मोल प्रभाज कितना, 10⁻³ ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, फिर इस CO2 के मोल प्रभाज को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, CO2 का मोल बटे CO2 का मोल प्लस पानी का मोल। क्या सही है, बराबर 10⁻³ है ना बच्चों। मोल प्रभाज के दर पे मैंने ये लिख दिया। अब पॉइंट ये बनता है कि आपको CO2 का मोल तो पता नहीं है ना, कुछ पता ही नहीं है यार। पानी का मोल तो पता है लेकिन CO2 का मोल नहीं पता यार। तो क्या करें सर, यार अब थोड़ा सा इस CO2 का मोल अगर आप यहां रखेंगे ना तो लेंथी क्वेश्चन बनेगा। इसलिए जब कुछ ना दिया जाए ना, जब मन घबराए, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग CO2 का मोल हटाएं। ठीक है, तो हटा दीजिएगा, नीचे हटा दीजिए। अगर दिया है प्रश्न में, मोल दे दिया है, तब तो आपको करना पड़ेगा बच्चों, तब आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहां नहीं दिया है तो हटा देते हैं। कि फिर से मान लेंगे कि CO2 बहुत कम घुलेगा पानी के मोल की तुलना में, है ना। पानी में CO2 कम घुलेगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे बच्चों, CO2 का मोल बटे पानी का मोल बराबर कितना, 10⁻³ ठीक है। पानी का मोल पता है, 1 लीटर में कितना मोल, 55.5 मोल। तो आधा लीटर में कितना, 55.5 को भाग दे दो 2 से। 1 लीटर में 55.5 मोल, तो आधा लीटर में 500 ml में कितना रहेगा पानी का मोल, कि बताइए बच्चों। तो CO2 का मोल बटे 55.5 को आप लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, आएगा 27.75, देख लीजिएगा 27.75 समथिंग, है ना, बराबर 10⁻³ इसको आप इधर भेजिए तो CO2 का मोल कितना आएगा बच्चों, 27.75 × 10⁻³ ये CO2 का मोल आया है, द्रव्यमान नहीं आया बच्चों। लेकिन प्रश्न में तो द्रव्यमान पूछा है, तब क्या करें सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख गए बच्चों। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान बटे अणुभार बराबर कितना,
27.75 गुणे 10 घात -3। ठीक है, CO2 का अणुभार पता है, अणुभार पता है, CO2 का द्रव्यमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अणुभार कितना CO2 का 12, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, 32 और 12 44, तो द्रव्यमान बढ़े 44 बराबर 27.75 इंटू 10 की पावर -3। इसको गुणा करिए तो द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों कितना, 44 गुणे 27.75 गुणे 10 घात -3 ग्राम, इतना ही ग्राम आएगा बच्चों। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिया है, लेकिन मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 6 गुणे 10 घात -2 ग्राम एथेन के संतृप्त विलयन का आंशिक दाब 3 बार है। ठीक है, तो अगर विलयन में एथेन की मात्रा बदल दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 4 गुणे 10 घात -2 ग्राम, तब विलयन का आंशिक दाब क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था हेनरी के नियम के पहले दाब का प्रभाव, मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, हेनरी का नियम पहले यही ही बताया था कि यदि ताप नियत हो, तो यहां पे भी ताप नियत ही है, जब ताप कुछ नहीं बोला तो नियत मानेंगे। तो जब ताप नियत हो तो किसी भी गैस की जो घुलनशीलता होती है, मतलब घुलनशीलता की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। किस कौन से दाब, आंशिक दाब के। ठीक है, मतलब हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियमानुसार कि किसी भी गैस की जो घुलनशीलता की मात्रा होता है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मैंने बताया था प्रश्न इस पे करवाऊंगा। तो M1/M2 बराबर P1/P2। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, द्रव्यमान पहले कितना था, 6 गुणे 10 घात -2 ग्राम, है ना। बाद में द्रव्यमान कितना कर दिया जाए बच्चों, 4 गुणे 10 घात -2 ग्राम। पहले आंशिक दाब कितना था, 3 बार, बाद में आंशिक दाब पता नहीं, तो 10 घात -2 से 10 घात -2 कैंसिल, है ना बच्चों। तो कितना आएगा, 6/4 बराबर 3/P2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा P2 बराबर बच्चों 2 बार आएगा। कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, है ना। तो पहले जब एथेन ज्यादा था तो वहां पे आंशिक दाब ज्यादा आया था, जैसे ही आपने एथेन की मात्रा कम करोगे यार, वहां पे आंशिक दाब कम आ जाएगा, है ना। मतलब आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान घुलनशीलता की मात्रा के। तो जहां आंशिक दाब ज्यादा, आंशिक दाब कम, इसलिए कम घुला था, आंशिक दाब ज्यादा था इसलिए ज्यादा घुला था। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है हेनरी का नियम तथा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग तथा उस पे आधारित जो प्रश्न मैंने करवाए ये सब आपको समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों।